Hello dear students, I hope you all are fit and fine. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था और इसको अच्छे से समझा भी था। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो भी रेस्पिरेशन का ही है, लेकिन आज हम देखेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है और ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, प्लांट्स में रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स रिस्पायर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रिस्पायर करेंगे। लेकिन क्या है, आप बोलोगे कि जो ये रेस्पिरेशन होता है या जो ये ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है प्लांट्स में, ये विजिबल तो नहीं होता। वैसे ही जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में विजिबल नहीं होता, मतलब हम क्या करते हैं, उनमें खाना प्रिपेयर होता है लेकिन हमें कोई ऐसे नहीं दिखता कि किसी लीफ ने क्या कर रखा है, छोले बना रखे हैं, किसी लीफ ने गैस ऑन करके उसके ऊपर प्रेशर कुकर रख रखा है, नहीं दिखता ना। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो हमें पता चलता है। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं ऐसे ही वो रिस्पायर करते हैं। लेकिन एक बात नोट करने की है, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स या कोई स्पेशल मीन्स नहीं है जिसके थ्रू वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन या मीन्स नहीं होते जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। जो प्लांट्स में गैसेस होती हैं वो मूव करती हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे हमने कोई रूम ले लिया, उसमें हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, ठीक है, इस रूम के इस कोने में हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया। देन हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो पूरा रूम है उसमें वो परफ्यूम की महक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे उस परफ्यूम की, इस वाले रीजन में उस परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी और इस वाले में कम थी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो पूरे जो रूम है उसमें क्या हो गया, परफ्यूम की स्मेल हो गई। तो ये क्या है, एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जो गैसेस होती है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी प्लांट्स में, और ये जो प्रोसेस होगा ये डिफ्यूजन होगा। इसलिए बोला जाता है जो प्लांट्स में गैसेस मूव करती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेंगे। अब जो प्लांट्स में लार्ज एंड इंटरकनेक्टेड, जो इंटरसेल्यूलर यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है ना, वो क्या होता है, वो इंश्योर करेगा कि जो सारे जो सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट, मतलब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है। जो प्लांट्स है वो हमें पता है फिक्स्ड रहते हैं, सो उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अगर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है जिसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसलिए जो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना, वो बहुत स्लो होता है अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स से, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जब हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन देखेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स में वो किसके थ्रू हो रहा है। तो पहला है स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। जैसे देखो इस इमेज में क्या दिखाया गया, एक स्टोमेटा दिखाया गया। ये क्या है, ये है हमारी गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इस पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। CO2 अगर बाहर आनी है तो इसी पोर के थ्रू आएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना है तो इसी पोर के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टोमेटा हो गया प्लांट्स में, जो लीव्स में पाया जाता है। जनरली क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो ग्रीन स्टेम में भी पाया जाता है। देन फिर जो सेकंड है वो है लेंटिसल्स इन स्टेम। जो वुडी जो स्टेम्स होती हैं या रूट्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, गैसियस एक्सचेंज। देन फिर सरफेस ऑफ रूट्स। रूट्स की जो सरफेस होती है, जहाँ पे जैसे ये प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट है पूरा। देन यहाँ पे
जो रूट्स हैं वहां पे बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाएंगे, वहां से भी क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये 3 एरियाज होते हैं जहां से गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। देन जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है एंड वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। यस, हमने फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस कवर किया था तब हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाने के लिए सनलाइट और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होने के लिए। एंड उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के टाइम हमने देखा था कि ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये स्टोमेटा के थ्रू भी अक्कर हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो किस किस के थ्रू होता है प्लांट्स में, कहाँ कहाँ से हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में डे टाइम एंड नाइट टाइम में डिफर करेगा। ठीक है, डे टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे कि जो सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हमें पता है डे टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो फॉल करती है लीव्स के ऊपर। ठीक है, लीव्स में क्या है, वाटर है। ठीक है, जो वाटर है ना वो क्या होगा, जो सनलाइट उनके ऊपर गिरेगी तो वो वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना ये फिर एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये एनवायरमेंट में फिर फ्रीली चला जाता है ऑक्सीजन। देन फिर जो CO2 यूज्ड की जाती है प्लांट के द्वारा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, वो क्या करेगी, वो ग्लूकोज बनाएगी। C6H12O6, हमें पता है CO2 क्या बना रही है, ग्लूकोज बना रही है। एंड वो क्या होगी, जो डे टाइम में उसको हम फिर स्टोर भी करके रखेंगे। अब जो ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन भी हम डे टाइम में लेंगे। यही नहीं है कि पूरा जो डे टाइम है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज ही होगी, कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा ली भी जाती है डे टाइम में। वो क्या करेगी, जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके क्या होगा, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स लिबरेट आउट होंगे। ठीक है, तो यानी कि डे टाइम में क्या हो रहा है, मेनली ज्यादा अमाउंट में क्या हो रही है, ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो रही है, लेकिन कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन ली भी जा रही है। इस इमेज में देखो, यहाँ पे देखो जो स्मॉल एरो है, छोटा जो एरो है वो क्या दिखा रहा है कि जो ऑक्सीजन है, स्मॉल अमाउंट की जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के द्वारा ली भी जाती है। क्या करने के लिए, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए किसमें करेगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, CO2 एंड H2O। ठीक है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में लिबरेट आउट की जा रही है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि डे टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अब्सॉर्ब किया जा रहा है प्लांट्स के द्वारा। नाइट में क्या होता है, नाइट में कोई भी प्रोसेस नहीं होता फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिन में लिबरेट आउट हुई थी उसको यूटिलाइज किया जाएगा एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एलिमिनेट किया जाएगा थ्रू द स्टोमेटा। तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। तो इसका अगर हम मेन कंक्लूजन निकालें तो क्या है, जो प्लांट्स है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। नाइट टाइम में क्या करेंगे, जो दिन में उन्होंने ऑक्सीजन बनाई थी उसको यूटिलाइज करेंगे और उसके यूटिलाइज से वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एनवायरमेंट में रिलीज करते जाएंगे। ठीक है,
एंड डे टाइम में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस अक्कर होता है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो रिलीज करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज करेगा। सो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं डे टाइम और नाइट टाइम में जो प्लांट्स होता है उसमें अलग अलग होता है। ठीक है, प्लांट्स की रेस्पिरेशन को बढ़ने के बाद अब हम देखेंगे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। पहले हम उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझेंगे, फिर थ्योरेटिकली इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आएगा नोज। नोज के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में एयर एंटर करेगी। एयर एंटर करने के बाद नोज के थ्रू वो कहाँ पे जाएगी, नेजल कैविटी हम जिसको बोलते हैं, नेजल कैविटी। देन फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, एक शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फिर जो फेरिंग्स होता है वो लीड करेगा इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन फिर जो लैरिंग्स है वो लीड करेगा इनटू ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है उसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं और एक थिन वॉल्ड ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है हमारी नेक से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डिवाइड हो जाती है फर्दर इनटू टू मेजर ब्रोंकाई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किसमें, जो ट्रेकिया है ये किसमें डिवाइड हो रही है, दो मेजर ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है। और ईच ब्रोंकाई क्या हो रही है, हर एक लंग में जा रही है ना। एक जो ब्रोंकाई ये एक लंग में जा रही है, दूसरी ब्रोंकाई दूसरे लंग्स में जा रही है, तो ठीक है। सेकंड जो डायग्राम है ये इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले क्या है, नोज है, फिर नेजल पैसेज है जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, फिर ट्रेकिया जा रहा है लॉन्ग ट्यूब, फिर ट्रेकिया क्या हो रहा है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, दो ब्रोंकाई फिर फर्दर किसमें, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगी, ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वियोली जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर, ठीक है, सबसे लास्ट में उसमें डिवाइड हो जाएगा। और जो हर ब्रोंकी है, ठीक है, वो किसमें, हर एक लंग्स में चली जाएगी, मतलब लेफ्ट और राइट लंग दोनों में एक एक ब्रोंकाई जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है। डायग्रामेटिकली हमने देख लिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अब हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा कवर करेंगे। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है। एयर एंटर करती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंड वो रीच करती है इनटू अ पेयर ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटीज में चली जाती है। नेजल कैविटीज क्या होती है, लाइंड होती है विद सीलिएटेड, ये आपको याद रखना है, नेजल कैविटी किसके थ्रू लाइंड होती है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें क्या होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो इंस्पायर्ड एयर, जो हमने एयर ब्रीथ की है उसको वार्म बनाएंगी, उसको मॉइस्चर करेंगी एंड उसको डस्ट फ्री बनाएंगी। डस्ट फ्री कैसे बनाएंगी, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उस म्यूकस में, जो उसके द्वारा जो नेजल कैविटी है उसमें सिक्रेट होता है ना, वो क्या करता है, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो जो एयर अंदर जाएगी नेजल जो कैविटी है उसके बाद जो फेरिंग्स में एयर जाएगी वो कैसी जाएगी, डस्ट फ्री एयर होगी। नेजल कैविटी इज ऑल्सो लाइंड विद ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। एक तो जो नेजल कैविटी है वो लाइन की जाती है बाय सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड दूसरी जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है वो लाइन करती है नेजल कैविटी को, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है, ठीक है। जो नेजल चैम्बर्स होते हैं वो देन फिर फेरिंग्स में ओपन होंगे थ्रू इंटरनल नेयर्स। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। नेजल कैविटी के बाद एयर आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड है एट द बैक ऑफ द बक्कल कैविटी। इट प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रेकिया। फेरिंग्स से एयर किस में जाएगी, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया को हम और क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। थ्रू ये जो एयर है वो किसके थ्रू जाएगी, अ स्लिट लाइक अपर्चर, एक स्लिट लाइक अपर्चर होगा विंड पाइप के ऊपर जिसको हम बोलेंगे ग्लोटिस, ठीक है। अब जैसे ये विंड पाइप है एंड ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप क्या होगी, फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगी और उसके बैक साइड में क्या होगा, हमारी फूड पाइप प्रेजेंट होगी। तो इसके ऊपर एक स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होगा विंड पाइप के ऊपर जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। देन ग्लोटिस में एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होगा,
ठीक है। तो जैसे एयर एंटर होती जाएगी तो हमेशा जो ग्लोटिस है वो ओपन रहेगा, लेकिन ग्लोटिस, एपिग्लोटिस उसको क्लोज कर देगा ओनली व्हेन जब फूड को हमें क्या करना है, स्वेलो करना है। ठीक है। जब फूड पाइप के अंदर जाएगा तो जो एपिग्लोटिस है वो उसको कवर कर देगा, ग्लोटिस को और विंड पाइप को, जिसकी वजह से फूड विंड पाइप में ना जाके सिर्फ कहाँ पे जाए, फूड पाइप में जाए। ठीक है। सो ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस आई थिंक आपको क्लियर है। देन फिर फेरिंग्स के बाद में एयर जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या होता है, थिन वॉल ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड थ्रू द नेक, नेक से डाउनवर्ड जाएगी एंड वो डिवाइड हो जाएगी दो मेजर ब्रोंकाई में। ठीक है। दो मेजर ब्रोंकाई में हमने डायग्रामेटिकली भी देखा था ना कि दो मेजर ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है हमारी ट्रेकिया, एंड जो वन मेजर ब्रोंकस है, जो दोनों जो ब्रोंकाई हैं वो एंटर करेंगी, एक जो ब्रोंकस है वो एंटर करेगी राइट लंग में और दूसरी लेफ्ट लंग में। जो ट्रेकिया है उसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ठीक है। व्हाइट कलर की थी, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सी ऐसे स्ट्रक्चर्स है, सी लाइक स्ट्रक्चर और रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्या करते हैं उनको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन बिटवीन ब्रीथ्स लेने के बीच में। ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे लंग्स में, क्योंकि जो हमारी ब्रोंकाई थी दोनों वो कहाँ पे एंटर कर चुकी हैं, लेफ्ट और राइट लंग दोनों में एंटर कर चुकी हैं। यहाँ पे पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये ट्रेकिया था, लॉन्ग ट्यूब जो आ रही थी हमारी नेक से, एंड वो फिर डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस किस में डिवाइड होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शरी ब्रोंकस में, एंड टर्शरी ब्रोंकस के बाद में फिर ब्रोंक्यूल्स में फर्दर ये ब्रांच हो जाएगा। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच होने के बाद में जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये किस में जाएंगे, फिर एल्वियोलर डक्ट, ये आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना, इसमें एंटर करेंगे। फिर एल्वियोलर डक्ट में जाने के बाद में ये एंटर करेंगे एल्वियोली सैक। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको देखो, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जनरली हमें दिख रहा है, ये क्या है हमारा, एल्वियोली है। एल्वियोलर हम इसको सैक भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डक्ट हो गया, एंड फिर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर सैक भी बोल रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम है। अब हम देखते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमंस में, वो होता है लंग्स, जो हमें प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में लाई करते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट के साइड में। लंग्स के अंदर मेजर ब्रोंकाई जाएगी। ठीक है। फर्दर वो डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई में सब डिवाइड हो जाएगी, एंड फिर उसका सब डिवीजन फिर से होगा और वो टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगी, एंड देन फाइनली स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। फिर जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स में, विच एंटर, फिर जो एल्वियोलर डक्ट्स होंगे ना, ये हमने देखा था यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट्स, फिर वो एंटर करेंगे एल्वियोलर सैक में। जो एल्वियोलर सैक होता है वो, उसको हम क्या और भी बोलते हैं, एल्वियोली भी बोलते हैं। जो एल्वियोलर सैक होता है वो क्लोजली सराउंड होता है बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी। जो पिगमेंट होगा हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो सब इफिशिएंट सप्लाई करता है ऑक्सीजन की टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है हर सेल में, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है ब्लड के द्वारा, और ब्लड में भी जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उसके द्वारा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था लंग्स के बारे में। अभी हमने देख लिया है कि जो लंग्स में कैसे कैसे एयर एंटर करेगी और किस किस पैसेज के थ्रू एयर जाएगी। देन फिर ये देखो, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एल्वियोली है। ठीक है। इसको एल्वियोली सैक भी बोलते हैं। और ये जो देखो ब्लू और रेडिश कलर का ये आपको दिख रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज है जो इन एल्वियोली को सराउंड करके रखता है। ठीक है। तो पहले देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स।
लंग्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, हमारी एल्वियोली है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ये हमारी क्या है, एक एल्वियोली है, और यहाँ से क्या जा रहा है, हमारा ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। देन फिर क्या होगा, एनवायरमेंट से क्या आ रही है, इस एल्वियोली में क्या आ गई, इस एल्वियोली में ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। और जो हमारे जो बॉडी है उससे क्या आ रही है ब्लड में, CO2, ठीक है। सो हमारे ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो हमें पता है ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी गैसेस। तो CO2 कहाँ पे जाएगा, ब्लड से एल्वियोली की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उस वो क्या है, एल्वियोली में ज्यादा अमाउंट या कंसंट्रेशन में है एज कंपेयर टू ब्लड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मूव करेगा एल्वियोली टू ब्लड। तो ऐसे क्या हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इस ये जो टाइप की मूवमेंट है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि किस किस के बीच में हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वियोली और ब्लड के बीच में हो रहा है। तो इस टाइप की जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हम देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। इट इन्वॉल्व्स अपटेक, जब सेल्स और ब्लड के बीच में क्या हो, अभी ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। देन जो ब्लड है वो क्या करेगा, सेल्स में जाएगा, सेल्स, ठीक है, सेल्स के पास जाएगा ये जो ब्लड है। देन फिर यहाँ पे क्या है, ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो गई, एंड जो हमारा ये जो सेल या टिश्यू है इसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, CO2 की अमाउंट ज्यादा है। तो हमें पता है ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो CO2 हमारे जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनसे किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से किस में चला जाएगा, हमारे सेल्स में चला जाएगा। तो इस टाइप का जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन किस किस के बीच में, ब्लड और हमारे सेल्स के बीच में, उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जब एक्सचेंज होता है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में किस किस में, एल्वियोली और ब्लड के बीच में, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड फिर आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, जब एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, किस किस के बीच में, ब्लड और सेल्स या टिश्यूज के बीच में, तो उस टाइप का रेस्पिरेशन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स, यस, क्योंकि टिश्यू सेल्स में क्या थी, कमी थी ऑक्सीजन की फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड इन द सेल्स। सो जो फूड सेल्स में बना था उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर जो एनर्जी आएगी उसको ATP में कन्वर्ट किया जाएगा। जो ये एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है सेल्स के और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन का था। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।